बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम पहले दो इसके जो कंटेंट है वो पढ़ चुके हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन एंड देन बेस्ट सोल्यूशन। देन हम फ्लो चार्ट हमने पढ़े थे। फ्लो चार्ट हमने सिंपल फ्लो चार्ट पढ़े थे, फिर हमने कंडीशनल फ्लो चार्ट पढ़े थे, फिर हमने रिपीटिशन जिन फ्लो चार्ट में रिपीटिशन होती है स्टेप्स में वो पढ़े थे। देन हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, डैट इज़ एल्गोरिदम। ओके जी, एल्गोरिदम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइनिंग एन एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम को डिफाइन करेंगे। रोल ऑफ एन एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है और जो हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को, हम एक प्रॉब्लम है हमारे पास, हमने उसको पहले डिफ़ाइन कर लिया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, हमने फ्लो चार्ट बना लिया है। अब थर्ड स्टेप है हमारा, हम एल्गोज़ की तरफ जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एल्गोज़ का बेसिकली रोल क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्या ताल्लुक़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एल्गोज़ से, या कौन सा ऐसा किरदार अदा करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये एल्गोज़। नाउ फॉर्मुलेटिंग एन एल्गोरिदम में हम बेसिकली वो नोटेशंस पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम अपना एल्गो बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होता है और किस बेस पे हम कहते हैं कि ये एल्गो बेस्ट है और हम इसको यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट में और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। ओके जी, व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे जाते हैं दैट इज़ नोन एज एल्गोरिदम। बेटा एल्गोरिदम जो है ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है। एल्गोरिदम क्यों ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है? क्योंकि सबसे पहली बात है बेटा, एल्गोरिदम आपकी नेटिव लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, जो आप बोलते हैं, यानी कि ये बेसिकली एल्गोरिदम इंग्लिश में लिखा जाता है और ये हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। और बेटा कोई भी चीज़ जो आपकी अपनी लैंग्वेज में है उसको आपको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। बेटा एल्गो में हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इसमें स्टेप्स सीक्वेंस से लिखे जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप पहले लिखें और कोई बाद में लिखें, नहीं। इसको जिस तरह हमने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम बिल्कुल प्रोग्रामर स्टेप्स फॉलो करता है, इसी तरह जो एल्गो है वो डिज़ाइन में जो है हम क्या करते हैं कि हम पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स बिल्कुल एक सीक्वेंस में होते हैं। एंड एल्गो इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम वो स्टेप्स हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाई ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन बीइंग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके जी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टीज। फॉर एग्जांपल हमने चाय बनानी है तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर हम क्या करते हैं टेक अ केटल, यानी कि हम देचकी लेते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर केटल को हम क्या करते हैं चूल्हे पे रख देते हैं, फिर हम उसमें टी बैग डालते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती, फिर उसमें हम चीनी डालते हैं और शुगर डालते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती, और फिर फाइनली हमारी चाय बन जाती है। और हम क्या करते हैं कि हम देचकी को चूल्हे पर से उतार लेते हैं। और एंड फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टेप्स में कैसे लिखा हुआ है, स्टार्ट, टेक अ केटल, pour water in it, put kettle on fire, pour tea bag in it, wait till it boils, add milk and sugar, wait till it boils, remove the kettle from the fire. और end. ओके जी, रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा एल्गोरिदम एक बहुत मेन स्टेप बहुत मेन चीज़ है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप ये पिक्चर देखें तो सबसे पहले प्रॉब्लम थी, फिर फ्लो चार्ट हुआ, फिर उसके बाद एल्गोरिदम बना, और एल्गोरिदम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं दैट इज़ नॉन एज प्रोग्राम। और बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है कंप्यूटर को? जो प्रोग्राम बना रहा होता है, डेवलपर। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। बेसिकली अब देखें, अगर आप अपनी पिक्चर में देखें तो एल्गो के बाद बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, आखिरी स्टेप है हमारे सोल्यूशन का। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो एल्गो है वो क्या कर रहा है, आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्या पूरा डिस्क्राइब कर रहा है आपके सोल्यूशन को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ
ऑफ ऑल द फ्लो चार्ट इज़ यूज टू फॉर अ प्रॉब्लम देन इट इज़ इन कोड एंड एल्गोरिदम। हमने जो फ्लो चार्ट बनाए हैं उन्हीं को हम एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये सारे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपके तमाम लेक्चर्स, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक कर रहा है, ये सारे स्टेप्स हैं। इसी तरह एल्गोरिदम जो है वो किसकी बेस पे बनाए जा रहे हैं, वो फ्लो चार्ट की बेस पे बनाए जा रहे थे। और फ्लो चार्ट किसकी बेस पे बनाए गए थे, वो प्रॉब्लम्स जो हमने पूरे एक जो हमने डिफ़ाइन किया था, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था, उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, उसके बाद एनालाइज किया था, प्लान किया था सोल्यूशन का, फिर हमने कैंडिडेट सोल्यूशन दिया था और फिर हमने बेस्ट सोल्यूशन दिया था। जो हमने डिफाइनिंग का प्रॉब्लम में लास्ट स्टेप किया था बेस्ट सोल्यूशन, उसकी बेस पे बने थे फ्लो चार्ट। और अब फ्लो चार्ट की बेस पे क्या बन रहा है, एल्गोरिदम बन रहा है। अच्छा जी, न्यूटेशन डाटा यूज़ टू राइट एन एल्गोरिदम, वो न्यूटेशंस जो कि हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम को लिखने के लिए। स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गो, जैसे कि स्टार्ट और एंड जो है फ्लो चार्ट में भी था। नेक्स्ट इनपुट, बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई ना कोई इनपुट देंगे जिस पे काम किया जाएगा और देन आपको आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। ये वो इनपुट है जो कि आप यूज़र से लेते हैं और उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है विद सम नेम। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने वैल्यू इनपुट की है 10 और आप इसको स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 10। तो बेसिकली हमने 10 वैल्यू को कंप्यूटर मेमोरी में सेव किया है और किसी नाम से, वो नाम क्या है, x। सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ यूज टू गिव नेम। जो हम डाटा को नेम देते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी में, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेट। जैसे पहले हम कहते थे ना x इज़ इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे सेट x टू 10 के x की वैल्यू को क्या हो जाए, 10 हो जाए। इफ एल्स, इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन इज लाइक a ग्रेटर देन b, a condition is evaluated, a condition is evaluated as true or false. In case condition is true, then statement related if part are executed, otherwise the statement related फॉल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। बेसिकली इफ़ और एल्स क्या होता है कि ये हमारा बेस करता है कंडीशंस पे, कंडीशन पे बेस करता है। आप फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन दिया a ग्रेटर देन b, तो कंडीशन अगर ट्रू होगी इफ़ a ग्रेटर देन b है, अगर a b से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इफ़ के अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स दिए वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने दिया है इफ़ a ग्रेटर देन b देन प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। एल्स में दिया प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a। अब अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो जो इफ़ के नीचे स्टेटमेंट दी गई है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा कि वो जो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। एल्स के नीचे क्या दिया हुआ है, एल्स b इज़ ग्रेटर देन a, तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा कि b a से बड़ा है। यानी इफ़ और एल्स किस लिए यूज़ होता है कि ये हमारा एग्जीक्यूट होता है किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ओके जी, गो टू, इट इज़ यूजली गो टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट क्या करती है कि आपने क्या करना है कि आपका एल्गो रन हो रहा है, तो गो टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट आपको बताएगा कि इसके बाद आप इस स्टेटमेंट पे चले जाएं। और ये बेसिकली किस में होता है, लूप्स में होता है। लूप्स किस लिए होते हैं, हम जब कोई एक काम को रिपीट कर रहे होते हैं तो उस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूप्स पढ़ते हैं। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर कंप्यूटर में लूप्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो तब उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है डैट इज़ गो टू, ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देन आउटपुट, इट इज़ यूजली यूज टू डिस्प्ले वैल्यू। आपको पता है कि आउटपुट क्या होता है कि आपने कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है। स्टार्ट, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, कि यहाँ पे आपका स्टार्ट स्टॉप बेसिकली क्या होता है, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, कि यहाँ पे आपका एल्गो एंड कर जाता है। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। बेटा मैंने ये पहली एग्जाम्पल में फ्लो चार्ट और एल्गो दोनों बनाए हैं, दोनों आपको एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे ये फ्लो चार्ट था और कैसे एल्गो बना है, ठीक है। अब ये देखिए, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर, तो इसका एल्गो जो फ्लो चार्ट था वो क्या था, स्टार्ट। अब आप देखें यही स्टेटमेंट है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ गिवन नंबर, उसका भी स्टेप 1 स्टार्ट था, इसका स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। नाउ इनपुट n0 n1 n2 n3
3 एंड 4, 5 वैल्यू लेनी है, N0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए N4 तक जाएंगे। इसमें भी स्टेप 2 देख लें, इनपुट नंबर N0, N1, N2, N3, N4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट काम, अब वहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही थी फ्लो चार्ट में, जिसमें हमने लिखा था सम इज इक्वल टू N0, N1, N2, N3, N4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई N1, N2, N3, N4 और एवरेज इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई N1, N2, N3, N4 डिवाइड बाई 5। यहाँ क्या हो रहा है, स्टेप 3 में सेट सम टू N0, N1, N2, N3, N4, वहाँ पे आप सम इज इक्वल टू N0, N1, N2, N3, N4 करते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में लिखेंगे सेट सम, यानी कि सम में क्या चला जाए, N0, N1, N2, N3, N4 को जो प्लस किया जाए उनकी वैल्यू चली जाए। नेक्स्ट स्टेप 4 में इसी तरह सेट प्रोडक्ट 2 के प्रोडक्ट में कौन सी वैल्यू जाए, N0, N1, N2, N3 जो भी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाए और इनकी वैल्यू कहाँ चली जाए, प्रोडक्ट में चली जाए। इसी तरह एवरेज का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, तो सम ऑफ द नंबर क्या है, N0, N1, N2, N3, N4 डिवाइड बाई 5। तो सेट एवरेज 2, एवरेज में क्या हो कि जो सारा सम किया है N0 से N4 तक जितनी वैल्यूज़ हैं डिवाइड बाई टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, उनको डिवाइड किया जाए और वो कहाँ चली जाए, वैल्यू एवरेज में, और आउटपुट क्या हो जाए, सम प्रोडक्ट एवरेज। आउटपुट आपके पास क्या करा दें, सम करा दें, प्रोडक्ट करा दें, एवरेज करा दें और एंड कर दें। अब यहाँ पे हम आउटपुट सम प्रोडक्ट और एवरेज दे रहे हैं, जबकि हम फ्लो चार्ट में क्या देते थे, प्रिंट सम प्रोडक्ट एंड एवरेज और एंड। बेटा ये नहीं है कि आपने हमेशा जब भी एल्गो बनाना है तो उसके साथ फ्लो चार्ट भी बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि, क्योंकि आप पिछले लेक्चर में फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे फ्लो चार्ट को हमने एल्गो में कन्वर्ट किया। नाउ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मैस एंड अप्लाइड फोर्सेस। दो चीज़ें गिवन हैं, मैस और फोर्सेस, और वो किस में है, नंबर्स में होंगी। मैस और फोर्स आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा। स्टेप 1 स्टार्ट, इनपुट नंबर, कौन कौन से दो नंबर लिए हैं, मैस एंड फोर्स। और एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। तो क्या आ जाएगा, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, यानी फोर्स और मैस की जो गिवन वैल्यू है उस फोर्स की वैल्यू को और मैस की वैल्यू को डिवाइड करें और उसको उस वैल्यू को कहाँ पे, वो कहाँ चली जाएगी, एक्सेलरेशन में चली जाएगी। ठीक है, आउटपुट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है। आउटपुट एक्सेलरेशन की वैल्यू को आउटपुट करा दें। स्टेप 5 एंड। नेक्स्ट, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का वॉल्यूम हमने लेना है। हमने स्टार्ट दिया, इनपुट दिया, नंबर, और क्यूब है तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो बेसिकली हम एक ही साइड लेते हैं और हमने एक नंबर लिया और वो नंबर कौन सा था, साइड, हमने वेरिएबल इनपुट लिया। सेट वॉल्यूम 2, वॉल्यूम के फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमने क्या किया कि साइड जो आपने इनपुट लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 5 लिया है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125। तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, वॉल्यूम में चली जाएगी। सेट वॉल्यूम 2, क्योंकि हमने वेरिएबल वॉल्यूम लिया है कि वो वैल्यू साइड मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू कहाँ चल जाए, वेरिएबल वॉल्यूम में चल जाए। और आउटपुट क्या करा दें, वॉल्यूम and then M. Now to find the area of a parallelogram, अब area of parallelogram का क्या फार्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। और पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। स्टार्ट दिया, इनपुट दिया, नंबर, बेस और हाइट, सेट एरिया 2। अब वहाँ हमने जो फ्लो चार्ट था वहाँ लिखा था एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ क्या कर रहे हैं, सेट एरिया 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, आउटपुट एरिया और एंड। टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर, 3 गिवन नंबर में से आपने लार्जर वैल्यू बतानी है। आपने स्टार्ट किया, इनपुट ली, नंबर, अब नंबर क्योंकि N0 से ले रहे हैं इसलिए N2 तक जा रहे हैं। अगर आप N1 से लेंगे तो फिर N1, N2 और N3 आएगा। सेट लार्जर टू N0, लार्जर में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, N0 की वैल्यू चली जाएगी। इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज, अगर N1 लार्ज से बड़ा है तो लार्ज में कौन सी वैल्यू चली जाए, N2 की। और अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ N2 ग्रेटर देन लार्ज, और अगर N2 बड़ा है लार्ज से तो फिर लार्ज में कौन सी वैल्यू चल जाए, N2। और लास्ट में आपने आउटपुट क्या करा देना है, लार्ज, और आपका ये एल्गो एंड कर जाएगा। ओके जी, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, C मल्टीप्लाई 9/5 + 32। और इसी तरह सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी और उसको सेल्सियस में करना हो तो हम कैसे करते हैं, F - 32 मल्टीप्लाई
5/9। क्या करेंगे, स्टार्ट इनपुट हम पहले नंबर लेंगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस में हमने लिया और फिर हमने क्या किया, फार्मूला लगाया C × 9/5 + 32 और इस वैल्यू को कहाँ हमने भेज दिया, फ़ारेनहाइट में। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी, आउटपुट फ़ारेनहाइट जो आएगी वो वैल्यू, वो टेम्परेचर, वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि फिर इसी तरह आप क्या करेंगे, पहले आपने सेल्सियस में लिया और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, फिर आप फ़ारेनहाइट में लें और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें। तो फिर हमने क्या किया, इनपुट नंबर, फिर दोबारा उसने कहा वाइस वर्सा दोबारा ये काम करें लेकिन उसका उल्ट हो। तो फिर हमने क्या किया, पहले इनपुट नंबर सेल्सियस में लिया था, नाउ इनपुट नंबर हमने किस में लिया, फ़ारेनहाइट में लिया। सेट सेल्सियस टू, सेल्सियस को सेट सेल्सियस टू, अब सेल्सियस फ़ारेनहाइट में गिवन हो वैल्यू और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है F - 32 × 5/9। ये F जो है बेसिकली फ़ारेनहाइट है और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये यूज़र इनपुट करेगा। तो इस वैल्यू को जो भी यूज़र ने इनपुट किया -32 × 5/9 करके इस वैल्यू को कहाँ हम दे देंगे, सेल्सियस वेरिएबल में ये वैल्यू चली जाएगी। सेट सेल्सियस टू, ये वैल्यू कहाँ वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में जाएगी, सेल्सियस में, और आउटपुट क्या हो जाएगा, सेल्सियस एंड देन एज। ओके जी, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स, हमने स्टूडेंट्स को ग्रेड देना है और किसकी बेस पे देना है, अचीव मार्क्स की बेस पे देना है। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट नंबर, आपने नंबर इनपुट, बेसिकली आपके पास कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि आपका ऑब्टेन मार्क्स में आप लिखें ए या आप टोटल मार्क्स में लिखें, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो कोई ना कोई नंबर है, इसलिए हमने लिखा इनपुट नंबर कि हम कोई नंबर इनपुट करें और वो क्या है, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। सेट परसेंटेज टू, सेट परसेंटेज टू, क्यों फ्लो चार्ट में हम तो हम लिखते थे परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे हम वो काम नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट परसेंटेज टू, परसेंटेज में कौन सी वैल्यू चली जाए, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अब फिर आगे इफ़ और एल्स है, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 तो ग्रेड सेट ग्रेड टू, ग्रेड में क्या चला जाए, A+ चला जाए। इसी तरह फॉर एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, यहाँ जब यूज़र ने स्टेप 2 में इनपुट लिया तो उसने ऑब्टेन मार्क्स में लिखा है 37.5 और टोटल मार्क्स में उसने लिखा है 75। जब सेट परसेंटेज टू ये आया, ऑब्टेन मार्क्स 37.5, टोटल मार्क्स 75 मल्टीप्लाई 100, ये जब प्रोसेसिंग हुई तो आपके पास रिजल्ट आया 50। अब परसेंटेज में इस टाइम क्या है 50, इफ़ 50 ग्रेटर देन 80 कंडीशन फॉल्स। एल्स में इफ़, एल्स के अंदर इफ़ है, परसेंटेज ग्रेटर देन 70, 50 ग्रेटर देन 70 कंडीशन फॉल्स। एल्स के, एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन 50, परसेंटेज 50 से ग्रेटर, परसेंटेज अब आपकी 50 से ग्रेटर है, नहीं 50 है, यानी कि 50 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेट ग्रेड टू सी, तो ग्रेड में कौन सी वैल्यू चल जाएगी, सी की, ठीक है। नाउ अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स होंगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब इसके नीचे वाली कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाली कोई भी कंडीशन चेक नहीं होती, एल्स पार्ट में आएगा, एल्स भी, क्योंकि हमारी इफ़ ट्रू हो गया इसलिए एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट ग्रेड, तो ग्रेड क्या आ जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके जी, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। अब आपके पास बेटे एल्गोरिथम जो है वो एक से ज़्यादा तरीके हैं एल्गोरिथम के, तो आप किस बेस पे ये देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर से बाज़ार जाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब तक आप बाज़ार नहीं जाते तब तक ये प्रॉब्लम ही रहेगी, जब आप चले जाएंगे और वहाँ जाके अपना काम कर लेंगे तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप अपने घर से बाज़ार जाने के बहुत से तरीके हैं, अब आपने सोचना है कि आपने कौन से तरीके से जाना है, ठीक है। तो वो इसी तरह जो डेवलपर है उसके पास, जो डिज़ाइनर है उसके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं एल्गोज लिखने के, क्योंकि बेटा हर इंसान का अपना माइंड होता है, वो अपने माइंड के हिसाब से एल्गो लिखता है। तो हम ये देखते हैं कि हम कौन सी बेसिस पे कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं ये वाला एल्गो चूज़ करेंगे। तो वो दो मेथड्स हैं, दो नकात हैं जिनकी बेसिस पे हम चूज़ करते हैं एल्गो। एक है नंबर ऑफ़ स्टेप्स एंड सेकंड है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड एल्गो इज कंसीडर मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। जो वो एल्गो की एफिशिएंसी, उस एल्गो को बेस्ट कंसीडर किया जाता है और हम कहते हैं ये एफिशिएंट एल्गो है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होते हैं। यानी कि आउटपुट तक जाने के लिए या रिज़ल्ट तक जाने के लिए आपके पास कोई एल्गो आपने लिखा है जिसमें 10 स्टेप हैं और एक दूसरा एल्गो आपने लिखा है और उसमें 5 स्टेप हैं, तो आप
कौन से एल्गो पे जल्दी रिजल्ट तक पहुंचेंगे? 10 वाले पे आप लेट पहुंचेंगे और 5 वाले पे इजीली पहुंचेंगे। तो वो एल्गो जिसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं उसकी वो एल्गो हम बेस्ट कंसीडर करते हैं और हम कहते हैं ये एफिशिएंट एल्गो है। सेकंड क्या है? स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस ऑफ मेमोरी इज कंसीडर मोर एफिशिएंट। वो एल्गो जिसमें कम मेमोरी यूज़ होती है वो उसको हम मोर एफिशिएंट कहते हैं। अब देखो बेटा, आपने कोई भी वेरिएबल लिया है, एरिया लिया है, बेस लिया है, कुछ भी लिया है बेटा, तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है x = 10, तो ये x = 10 क्या हुआ है बेटा, आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में रिज़र्व हो गई है कुछ टाइम के लिए आपकी मेमोरी में जो है ये रिज़र्व हो गई है जगह x = 10 के लिए, क्योंकि आपने ये वेरिएबल बाद में भी यूज़ करना है और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक ये वैल्यू आपकी रिज़र्व रहेगी। यानी आपको पता है कि कंप्यूटर जब भी कोई काम करता है तो बेसिकली वो क्या करता है, वो चीज़ मेमोरी में स्टोर हो जाती है और तब तक स्टोर रहती है जब तक वो काम कंप्लीट नहीं कर देता। तो वो कहता है कि जहाँ पे बेसिकली आपका मेमोरी स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी का मतलब है कि जहाँ पे आपके वो एल्गो बेस्ट कंसीडर किया जाता है जिसमें कम वेरिएबल्स यूज़ हों। क्यों कम वेरिएबल यूज़ होंगे? तो कम कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ होगी। अब ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है, उसके थ्रू मैं समझा देती हूँ। आपकी बुक में ये 1 + 2 + 3 + up to 99 तक है, लेकिन मैंने 9 तक लिया। आप इसी एग्जांपल को, ये जो मैं समझा रही हूँ, उसको 99 तक भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द आंसर, हम इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं? बहुत से सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये है कि मैं 1 से लेके 9 तक काउंटिंग स्टार्ट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबको प्लस कर लूँ, आंसर 45 आता है। एक ये सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन है मैं पेयर बना लूँ, 1 और 9 का पेयर बना लूँ, 2 और 8 का बना लूँ, 3 और 7 का बना लूँ, 6 और 4 का बना लूँ। अब आप देखें 1 + 9 भी करूँ तो 10 आता है, 2 + 8 भी करूँ तो 10 आता है, 3 + 7 भी करूँ तो 10 आता है, 6 + 4 भी करूँ 10 आता है। नाउ अब आप देखें कि यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। कौन सा एक नंबर नहीं है? 5 नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये, अब इसका आंसर क्या है, 10 + 10 + 10 + 10 40 में मैं क्या ऐड करूँगी? 5 ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि 5 इसमें नहीं था। नाउ ऐड 5 इन द रिजल्ट एज इट इज़ नो वेयर इन द पेयर, वो पेयर में नहीं है इसलिए मैं इसको 5 को ऐड कर लूँगी, तो आंसर क्या आएगा? तब भी 45 आएगा। एक और सोल्यूशन भी है, मैं क्या करूँ, फार्मूला यूज़ कर लूँ n + 1/2, जबकि n लास्ट टर्म है। तो अब लास्ट टर्म मेरे पास क्या थी? 9, तो ये क्या आएगा, n की जगह 9 पुट करो और ब्रैकेट में 9 + 1/2, 9 + 1 10, 10 × 9 90, 90/2 45। अब देखो एक ही एग्जांपल थी, ये एक ही एग्जांपल थी, 1 + 2 + 3 up to 9 तक आपने ऐड करना था। एक एग्जांपल को करने के 3 सोल्यूशन हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करने के 3 एल्गो भी होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा एल्गो चूज़ करना है। तो ये एफिशिएंट एल्गो किस बेस पे चूज़ किया जाएगा? 2 चीज़ों की बेस पे, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होंगे और जिसमें कम आपकी मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही होगी, यानी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम होंगे। अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हेन देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड कंज्यूम मेमोरी। अच्छा जी, ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही होती है। बेटा लाजमी नहीं है कि जहाँ पे आपके कोई ऐसा एल्गो हो जहाँ नंबर ऑफ आपके पास लाजमी नहीं है कि आपके पास जो एल्गो है उसमें दोनों स्टेप्स फुलफिल हों। दोनों एफिशिएंसी वाले जो 2 मेथड हैं, एक ये कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होने चाहिए, दूसरा जो आपकी मेमोरी है वो कम यूज़ हो रही है, वो दोनों एक ही टाइम पे ट्रू हो। मतलब ये नहीं हो सकता कि लाजमी ये कंडीशन नहीं है कि जी आपके स्टेप्स कम है तो आपकी मेमोरी भी कम ही यूज़ हो रही होगी। नहीं, अगर स्टेप्स में वेरिएबल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी। तो ये ट्रेड ऑफ कब आता है? व्हेन एल्गोरिदम टेक मोर मेमोरी एंड इट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप। यानी उसमें एक क्वांटिटी, देखो मैंने क्या कहा, ट्रेड ऑफ क्या होता है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी मस्ट डिक्रीज़ कर रही होगी। अब देखो, व्हेन एल्गोरिदम टेक मोर मेमोरी ज़्यादा ले रहा है लेकिन क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो रहे हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एल्गो में लेस मेमोरी हो, मेमोरी कम ले रहे हो लेकिन स्टेप्स ज़्यादा हो। तो अब ये जब ट्रेड ऑफ आ जाता है तो ये अब आपका डिज़ाइनर और आपका डेवलपर, ये डिज़ाइनर और आपके जो कंप्यूटर में जो काम कर रहे होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो ये डिसाइड करता है बेटा कि उसने कौन सा एल्गो चूज़ करना है। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी मस्ट डिक्रीज़ कर रही है।
ओके जी, एडवांटेजेस ऑफ एल्गो क्या हैं? इजी टू राइट है, बहुत सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। टेक्निक टू राइट एन एल्गो और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। क्यों इजी टू अंडरस्टैंडेबल है? क्योंकि आप जो भी एल्गो लिख रहे हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और जो चीज़ आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखे हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बहुत हेल्पफुल होते हैं, जबकि फ्लो चार्ट जो थे वो बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल नहीं थे। डिसएडवांटेज क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। अभी जो मैंने आपको एल्गो की एग्जांपल्स दिए ये तो बहुत छोटे छोटे एल्गोज हैं। जब आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तब आप बहुत बड़े बड़े एल्गोज लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम जो कि ऑलरेडी मौजूद है और उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, वो बहुत मुश्किल टास्क है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट ईजी। और क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसमें हर काम सीक्वेंस से होता है, सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो फ्लो होता है ये बहुत इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये शो करना यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एन एरर, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट होती है या आपने कोई भी काम कर रहे हैं, आपका बिल्कुल एक सीक्वेंस में काम हो रहा है, गो टू स्टेटमेंट आ गया और उसने कहा फॉर एग्जांपल आप 14 लाइन पे थे और उसने कहा गो टू स्टेटमेंट 2, तो आप 14 से डायरेक्ट जंप कर जाएंगे गो टू स्टेटमेंट की मदद से, कहाँ पे चले जाएंगे? 2 स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, और दोबारा एग्जीक्यूट होगा और दोबारा जब 14 लाइन पे गया फिर उसने कहा जी 2 पे चले जाओ। तो वो कहता है कि इस तरह जब आपका लूप चलता रहता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक 14 जो आपकी गो टू स्टेटमेंट के ऊपर जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होगी, तब तक वो चलता रहेगा। तो इसकी वजह से आपको एरर आइडेंटिफाई करना एल्गो में मुश्किल हो जाता है। ओके जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम? द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम इज जस्ट लाइक अ मूवी एंड स्टोरी। मूवी एंड स्टोरी में क्या फ़र्क होता है? मूवी में आपकी फुल पिक्चर होती है, हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही होती है, पिक्चर की मदद से आपको समझाया जाता है। स्टोरी में क्या होता है? कहानी होती है, आपको जैसे कोई भी कहानी बचपन में भी आपको सुनाई जाती है या कोई स्टोरी होती है, इसी तरह आप क्या करते हैं फ्लो चार्ट में क्या होता है? बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की, आप पिक्चर्स की मदद से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जबकि एल्गोरिदम में क्या होता है? आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपना काम जो आप कर रहे हैं वो बता रहे होते हैं। अब फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। जबकि एल्गो में क्या होता है? हम सेम स्टेप्स को एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जिसको ह्यूमन ईजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपकी नेटिव लैंग्वेज में किया जाता है। ओके जी, ये देखें डिफरेंस क्या है? एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको हम एल्गो कहते हैं। जबकि ये क्या होता है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम होती है और इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं और वो कि बेसिकली क्या करती हैं, आपका किस फ्लो में डाटा मूव कर रहा है या किस तरह डाटा फ्लो कर रहा है वो एक्सप्लेन करती हैं। एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है और फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना आसान है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक बहुत अच्छी कोट है कि पिक्चर इज़ लाउडर दैन वर्ड्स, कि कोई भी चीज़ आप तस्वीर से ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बजाय अल्फाज के। इन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट आर यूज, सिंपल हम टेक्स्ट अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं, जबकि फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं? सिंबल या शेप्स यूज़ होती हैं। एल्गोरिदम इज़ ईजी टू डिबग, एल्गोरिदम में डिबग करना, डिबगिंग क्या होती है कि कोई एरर आता है उसको देखना और उसको दोबारा करेक्ट करना आसान होता है, जबकि फ्लो चार्ट में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। एल्गोरिदम इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट में आप सिंपल आपको शेप्स बताऊँ तो आप इसको बना लेते हैं, उसमें आप गो टू स्टेटमेंट है, सेट है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम डज नॉट फॉलो एनी रूल, उसमें कोई रूल नहीं होता है, जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है? रूल टू बी कंस्ट्रक्टेड, कि किस तरह बेसिकली कंडीशन होती हैं, किस तरह कौन सी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो एरो की मदद से जो फ्लो लाइंस है उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कौन से कहाँ पे आपका डाटा अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो आपने कौन से किस लाइन में आपका डाटा फ्लो कर रहा है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो किस लाइन में आपका डाटा फॉल्स कर रहा है। होप सो बेटा आप सबको समझ आ गई होगी। जिस किसी को समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं बेटे। थैंक यू सो मच।